गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, उनके बारे में आज हम की जो हमारी जो क्लास है उसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आपने। एक क्वेश्चन है आपके सामने, छोटे बच्चों से रिलेटेड है। तो देखते हैं आपका आईक्यू क्या कहता है इन क्वेश्चंस के बारे में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि छोटे बच्चे को भोजन परोसना चाहिए। एक छोटा बच्चा है, उसको आपको कैसा भोजन परोसना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं खाना खाने के लिए आनाकानी करते रहते हैं, यानी कि खाते नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। सबसे जो पहला ऑप्शन है कि जो भोजन है वो आकर्षित होना चाहिए। दूसरा है कि उसको भोजन कब दें, जब वह अकेला हो। क्या हमें भोजन तब देना चाहिए जब वह अकेला हो, किसी के सामने नहीं देना चाहिए। या तीसरा, गैर आकर्षक हो, यानी कि जो आकर्षक नहीं हो, या मसाले और मिर्च वाला। तो आपके अकॉर्डिंग बताइए छोटे बच्चों के लिए कैसा खाना होना चाहिए। नंबर एक है कि आकर्षित होना चाहिए, दूसरा है कि तब दे जब वह अकेला हो, तीसरा ऑप्शन है कि खाना आकर्षित नहीं होना चाहिए, या मसाले और मिर्च वाला होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग बताइए छोटे बच्चों का खाना कैसा होना चाहिए। तो बताइए जल्दी से, कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चे भी बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आंसर इसका। छोटे बच्चों के लिए कैसे खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। छोटे बच्चे के लिए जो खाने की व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, आकर्षित होनी चाहिए। अगर खाना आकर्षित होगा तभी बच्चा उसको खाएगा। तो छोटा बच्चा है, अगर किसी चीज की तरफ लगाव करता है तो किस वजह से करता है, उसका आकर्षक रूप देखकर। ठीक है, तो बच्चा है वो आकर्षित चीजों जो चीजें हैं वो आकर्षित होती हैं तभी उनको देखता है। तो खाना भी कैसा होना चाहिए, आकर्षित ही होना चाहिए। तो जो फर्स्ट का आंसर है सभी का ए है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट का तो आंसर हमारा आकर्षित हो गया। तो दूसरा देखिए, बच्चे के शारीरिक विकास के साथ होता है कि जब बच्चे के शरीर का विकास हो रहा है, जब बच्चे के शरीर का विकास हो रहा है तो इनमें से कौन सा विकास साथ साथ होता है। तो पहला है मस्तिष्क रूप से पिछड़ना, कि दिमागी तौर पे वो पिछड़ जाता है। अगला है मस्तिष्क विकास, या दिमाग का विकास होता है, या दोनों ही कार्य होते हैं, या कोई नहीं होता। तो बताइए बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ कौन सा विकास होता है। दिमागी रूप से वो पिछड़ जाता है, कि जब बच्चे का शारीरिक विकास होता है, शरीर का विकास होता है, तो उस समय क्या बच्चा दिमागी तौर से पिछड़ जाता है, या फिर दिमाग का विकास भी साथ ही होता है, या दोनों होते हैं, या कोई नहीं होता। तो आपके अकॉर्डिंग बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बच्चे के शरीर के साथ साथ किसका विकास होता है। लो जी, सभी ने बी आंसर दिया है, बी। ध्यान से देख लीजिए एक बार बी आंसर को, क्या है ऑप्शन, ध्यान से पढ़िए। बच्चे के शरीर के साथ साथ किसका विकास होता है, दिमाग का भी होता है। तो बिल्कुल बी आंसर ही आपका ठीक आंसर है। तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए कि 7 से 9 वर्ष के एक बच्चा है जो 7 से 9 वर्ष का है, उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी कि कैलोरी कितनी चाहिए उसको। क्या 1000 कैलोरी चाहिए, 750 कैलोरी चाहिए, 1950 चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। कई केस में दोनों होते हैं, नहीं जी, वो उस केस में होंगे जब बच्चे में कोई समस्या होगी, या बच्चा आपको मैंने मंदबुद्धि बच्चे करवाए हुए हैं, तो या बच्चा है वो आपका विशिष्ट बालक है, तब तब हो सकता है। लेकिन एक स्वस्थ बच्चे में सिर्फ एक ही केस होता है। तो बताइए, अब कैलोरी की बात करते हैं। तो कैलोरी बताइए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है बच्चे को।
7 से 9 वर्ष के बच्चे को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1000 कैलोरी की, 750 की, 1950 की, या इनमें से कोई नहीं? एक बार एज देख लीजिए, 7 से 9 है, 7 से 9 साल का बच्चा है, तो इसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? 7 से 9 साल का जो बच्चा है उसको 1950 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आपको मैं एज वाइज बता दूंगी, ठीक है। तो हमने जो टॉपिक करना है कैलोरी वाला भी करना है, ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन मैं इसीलिए करवा रही हूँ ताकि यहाँ से कुछ टॉपिक्स निकल जाए, हम उनके बारे में भी डिस्कस कर ले। तो सभी एज ग्रुप के बच्चों को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है वो हम करेंगे। तो अब यहाँ जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है 1950। जब 7 से 9 साल के बच्चे की बात आएगी तो 1950 कैलोरी की आवश्यकता होती है 7 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसका सी आंसर है जो वो राइट आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सी आंसर है इसका जो राइट आंसर है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 7 से 9 वर्ष के बच्चे को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? अब प्रोटीन बताइए कितना चाहिएगा? 400 ग्राम पर डे, 20 ग्राम पर डे, 41 ग्राम पर डे, या 50 ग्राम? देखो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, हर एक जो चीज है ना इनकी सभी एज ग्रुप के लिए एक लिमिटेशन होती है कि इस एज के लिए ये चाहिए, इस एज के लिए ये चाहिए। तो इनका जो टॉपिक है कंप्लीटली वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो एज वाइज आपको नहीं पता होगा कि कौन सी एज में कितना चाहिए बच्चे को, तो वो मैं आपको करवा दूंगी। एक बार आप अपने दिमाग से देखिए थोड़ा कि 7 से जो 9 साल का बच्चा है उसके लिए कितने प्रोटीन की आवश्यकता होगी। कोई बात नहीं, सही मैं बता दूंगी, लेकिन आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि कितना हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। जो प्रोटीन है वो 7 से 9 साल के बच्चे के लिए कितना चाहिएगा। तो देखिए कुछ बच्चे हैं 400 ग्राम बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 50 ग्राम भी बोल रहे हैं, कुछ का 41 ग्राम भी है। 7 से 9 साल के बच्चे को 41 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कितना चाहिएगा? 41 ग्राम पर डे। तो इसका जो राइट आंसर है, कुछ एक बच्चों ने दिया है सी आंसर है। बिल्कुल आपका जो सी आंसर है वो ठीक है। क्या आ जाएगा? 41 ग्राम आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है आपका। चलो जी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 6 से 12 वर्ष के बच्चों को खाने पीने की गलत आदत पड़ जाती है। चलो जी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ध्यान से आपने करना है। तो आपसे क्या पूछा गया है? तो आपसे पूछा गया है कि जो 6 से 12 वर्ष का बच्चा है, 6 से 12 वर्ष का बच्चा है उसको खाने पीने की गलत आदत पड़ जाती है, जंक फूड वगैरह खाने लग जाता है। तो वो जो हैबिट है वो कब पड़ती है, किसके कारण पड़ती है? मित्रों के कारण पड़ती है, फिल्मी कलाकारों के कारण पड़ती है, दादा दादी के कारण पड़ती है, या इनमें से कोई नहीं, कुछ और ही आंसर होगा। तो बताइए 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें खाने पीने की अलग आदत पड़ने का, या गलत आदत भी हम कह सकते हैं, पड़ने का क्या कारण है? कौन सबसे ज्यादा कारण रहता है? तो क्या उसके मित्र रहते हैं, क्या फिल्मी कलाकार हैं उनको देखकर ये खाते हैं, या दादा दादी के कारण खाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आप इनमें से देखिए 6 से 12 साल की उम्र का जो बच्चा है सबसे ज्यादा किसके साथ रहता है? तो वही इसका आंसर होगा। ए और बी दोनों आंसर आ रहे हैं मेरे पास, कुछ बच्चों का ए भी आ रहा है और कुछ का बी है। देखिए ध्यान से क्या आंसर आ जाएगा इसका। बिल्कुल ए आंसर ही ठीक है, मित्रों के कारण। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं बाहर, तो दोस्तों के कारण उनमें ये खाने पीने की जो हैबिटें हैं ये पड़ जाती हैं। तो ए आंसर है वो आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चा है 6 से 12 की उम्र का।
ठीक है, स्कूल की कैंटीन में, फिर बाहर खेलने जाते हैं तब, तो काफ़ी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ये इकट्ठे रहते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, इनके अंदर है जो आदतें हैं वो जंक फूड वगैरह खाने की वो पड़ जाती हैं। गलत में कोई सा फूड भी हो सकता है। तो देखिए उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह मनाया जाता है। जो स्कूलों में टीच करते हैं उनको पता होगा, वो एक हफ्ता होता है, उसमें बच्चों को डिश है वो अलग अलग लाने के लिए बोलते हैं, या ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे बच्चों को बोलते हैं कि आपने डिश बनानी है, तो कोई ना कोई डिश बनवाते हैं। तो वो एक सप्ताह होता है जिसको राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह कहते हैं। राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह बताइए कौन से महीने में मनाया जाता है? क्या वो 1 से 7 दिसंबर में मनाया जाता है, या 1 से 7 मार्च में मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर में मनाया जाता है, 2 से 10 मई मनाया जाता है? तो बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा इसमें। राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह कब मनाया जाता है? तो जिसको भी पता है जल्दी से बताइए मेरे को, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह सी आंसर आ चुका है एक तो मेरे पास, बाकी बच्चे भी बताइए। राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह, देखिए मार्च और दिसंबर तो अभी गए हैं, क्या मनाया था किसी ने? अगर मनाया था तो ठीक है, नहीं मनाया तो इन दोनों ऑप्शंस को तो क्रॉस ही कर दो। बाकी आपके पास कौन से बच गए, सितंबर और मई। अब देखिए कौन सा आंसर आएगा। सभी बच्चों के सी आंसर आए हैं, तो बिल्कुल सी आंसर ही आपका राइट आंसर है। 1 से 7 सितंबर मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह। ठीक है, तो कई स्कूल्स में तो ऐसे होता है कि वो बच्चों के लिए डिश भी डिसाइड करते हैं कि आज ये लेके आनी है, आज ये लेके आनी है। तो एक हफ्ता उनका ये प्रोग्राम है, ये चलता रहता है। तो 1 से 7 जो सितंबर है, इसमें हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह मनाते हैं। तो सभी का ये क्वेश्चन ठीक है, सी आंसर आया है सभी का, बिल्कुल ठीक है। जो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। बालवाड़ी भोजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? बालवाड़ी के अंदर जो बच्चों को भोजन दिया जाता है, वो भोजन है वो कौन से मंत्रालय ने प्रारंभ किया था? क्या गृह मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा किया गया है, या खाद्य और सिविल सप्लाई द्वारा, या मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा? तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। जो बालवाड़ी के अंदर भोजन कार्यक्रम बनाया गया है, वो भोजन कार्यक्रम किस मंत्रालय ने बनाया था? क्या वो गृह मंत्रालय ने बनाया था, क्या वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ने बनाया था, क्या खाद्य और सिविल सप्लाई ने, या मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया है? बताइए जल्दी से क्या आ जाएगा इसका आंसर। सभी ने बी आंसर दिया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो बी आंसर है वो बिल्कुल गलत है। बी आंसर आपका बिल्कुल गलत है। इसके अलावा बताइए क्या आ जाएगा, इसके अलावा बताइए कौन सा आ जाएगा। बी आंसर नहीं है। इसके अलावा बताइए कौन सा आएगा। बालवाड़ी भोजन कार्यक्रम कौन सा मंत्रालय देता है? क्या गृह मंत्रालय ने प्रारंभ किया है, या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय? तो आपका बी आंसर तो बिल्कुल नहीं है। अब आपके पास 3 बच चुके हैं, खाद्य और सिविल सप्लाई मंत्रालय, या मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय। कौन से ने दिया है? लो जी, सी और डी आ रही हैं। अब सी और डी आंसर आ रहे हैं, पहले बी था।
तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बालवाड़ी भोजन कार्यक्रम है ये कौन से मंत्रालय की देन है? ये मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय की देन है। किसकी है? मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय की देन है। जो डी आंसर है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आपका? डी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अपनी अपनी कॉपियों में नोट करते जाइएगा एक एक क्वेश्चन को, वन लाइन के कोडिंग बना के, चारों ऑप्शन करने जरूरी नहीं है। उसके बाद देखिए एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है? एचआईवी जो है, एचआईवी के बारे में आपने सुना होगा, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो सबसे पहली है ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशिएंसी वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनिटी डेफिशिएंसी वायरस आ जाएगा, या ह्यूमन इम्यूनिटी डेफिशिएंसी एंड्रोम वायरस आ जाएगा, या फिर आपका आएगा ह्यूमन इंटेलिजेंसी वायरस, या नन ऑफ दीज। तो बताइए इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है? एचआईवी की फुल फॉर्म आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आपके कोडिंग बताइए क्या आ जाएगी? बी ऑप्शंस आ रहे हैं अभी तो, बाकी बच्चे भी बताइए क्या आएगा? ए आंसर काफी आ चुके हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा आपके अकॉर्डिंग? नहीं जी, बी आंसर आएगा। ए आंसर दिया सभी बच्चों ने, इसका जो राइट आंसर है वो बी आंसर है। ठीक है, तो बी जो आंसर है वो आपका बिल्कुल राइट है, एचआईवी की फुल फॉर्म। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवीय शरीर का तापमान होता है, एक मनुष्य है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है? कितना रहता है बताइए? 40.5 डिग्री फारेनहाइट, एफ का मतलब है फारेनहाइट, उसके बाद 36.9, या 98.6, या 82.4। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग मानवीय शरीर का जो तापमान है वो कितना रहता है? हमारा जो शरीर है इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जब आपको फीवर होती है तो कौन से टेम्परेचर में डॉक्टर आपको बोलता है कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, और ऐसा इनमें से बताइए कौन सा है? और इससे ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको बुखार है। ठीक है, तो बताइए कितना टेम्परेचर हमारा नॉर्मल माना जाता है? मानवीय शरीर का तापमान बताइए कितना होता है? 40.5 डिग्री फारेनहाइट, या 36.9 फारेनहाइट है, या 98.6, या 82.4। तो कुछ बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, कुछ का सी आ रहा है। ध्यान से समझ के बताना है कितना टेम्परेचर है जो आपका नॉर्मल माना जाता है। बताइए, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। सभी बच्चे लगभग सी आंसर दे रहे हैं, तो बिल्कुल सी आंसर ही आपका राइट है। 98.6 होता है, अगर इससे ऊपर हो तो डॉक्टर बोलता है 99 टेम्परेचर देके कि आपको फीवर है। 100, 101, 102 भी हो जाता है, बोलते हैं 102 बुखार होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो आपका जो नॉर्मल होता है वो 98.6 होता है, इसको हम नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर बोलते हैं। तो बिल्कुल आपका जो सी आंसर है वो राइट आंसर है। 98.6 फारेनहाइट जो आपका टेम्परेचर है वो एक मानवीय शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी बीमारी है जो पानी द्वारा उत्पन्न है? पानी द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई है? तो पहला है, क्या मलेरिया होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, खसरा होता है या हैजा होता है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने, बताइए पानी द्वारा उत्पन्न कौन सी बीमारी है? जल्दी से बताइए। पानी द्वारा बताना है आपने, पानी द्वारा फैलने वाली। ए डी आंसर आ रहे हैं, लेकिन जो रियल आंसर है उस पर कोई नहीं पहुंचा अभी तक। डी आंसर दे रहे हो आप, हैजा। हैजा तो दूषित पदार्थ खाने से भी हो जाता है, कुछ फ्रूट्स वगैरह या कुछ भी चीज आप दूषित खा लेते हो उससे भी हो जाता है। इसके अलावा बताइए क्या आंसर आएगा? हैजा नहीं है इसका आंसर। बताइए। जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा? पानी द्वारा उत्पन्न बतानी है आपने, कौन सी बीमारी है जो पानी के द्वारा उत्पन्न होती है? क्या मलेरिया होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, खसरा होता है या हैजा होता है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बी आंसर आपका है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये होता है संक्रामक जुकाम भी जिसको आप कह सकते हैं, वो है ये। ठीक है, कई बार आपको छींके वगैरह आती है तो उसमें क्या होता है, पानी की बूंदें निकलती हैं, तो उसको बोलते हैं हम। तो वो जो इन्फ्लुएंजा है वो आपको पानी के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है। मलेरिया नहीं होता, ना ही खसरा और ना ही हैजा। तो क्या आ जाएगा? जो बी आंसर जिन बच्चों ने दिया है उनका बिल्कुल ठीक है, बी आंसर आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, नवजात बच्चे के, एक बच्चा है, नवजात है, नया ही जन्म हुआ है उसका, तो नवजात बच्चे के कम वजन और अधिक मृत्यु का क्या कारण है? कि कई बार क्या होता है, बच्चे का वजन होता है बहुत कम होता है, और कई बार नवजात जैसे पैदा होते ही बच्चे की डेथ हो जाती है, तो उसका जो कारण है वो क्या रहता है? क्या अतिरिक्त पोषण रहता है, या कम पोषाहार रहता है, या दोनों ही हो सकते हैं, या दोनों ही नहीं हो सकते? नवजात जो बच्चा है उसका वजन कम होता है और इसके अलावा अधिक मृत्यु भी है, तो इनका क्या कारण है बताइए? तो क्या अतिरिक्त पोषण है, ज्यादा पोषण दे दिया जाता है, या कम दिया जाता है, या दोनों ही, या फिर दोनों ही नहीं? तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? नवजात बच्चे की अधिक मृत्यु और वजन कम का कारण क्या है? बी आंसर आ रहे हैं सभी के। सभी के लगभग बी आंसर हैं, तो बिल्कुल आपका ये ठीक है, कम पोषाहार, कम पोषण वजह बनता है, कम पोषण है वो वजह बनता है नवजात बच्चे की मृत्यु की भी और उसके वजन के कम होने की भी। ठीक है, तो बिल्कुल आपका जो बी आंसर है वो बिल्कुल राइट है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पोषाहार जो संस्थान है वो कहाँ है, इनका मुख्यालय कहाँ है? क्या दिल्ली में है, क्या कोलकाता में है, क्या मुंबई में है, क्या मैसूर में है? तो बताइए राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान कहाँ है?
दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या मैसूर में? तो चार ऑप्शंस आपके सामने। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर आ जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मैसूर। चार ऑप्शंस आपके सामने। ये आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों के। नहीं जी, जो इनका मुख्यालय है वो मैसूर में है। मैसूर में। कहाँ पे? मैसूर में है, दिल्ली में नहीं है। तो इसका जो आपका डी आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा। डी आंसर है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान। राष्ट्रीय पूछा गया आपसे, तो राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान कहाँ पे है? मैसूर में आ जाएगा। तो इसका मैसूर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिचड़ी किसका उदाहरण है? खिचड़ी दी जाती है, खिचड़ी खाते हो आप लोग, वो किसका उदाहरण है? क्या मिश्रित भोजन का उदाहरण है, या वसा से भरपूर भोजन का उदाहरण है, या दोनों है, या दोनों ही नहीं है? तो बताइए जो खिचड़ी है वो किसका उदाहरण है? खिचड़ी हम बनाते हैं तो वो किसकी बनती है? क्या उसको हम मिश्रित भोजन भी कह सकते हैं, या ऐसा भोजन जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा हो वो खिचड़ी है, या दोनों ही स्थितियां खिचड़ी है, या दोनों ही नहीं? तो बताइए कौन सा आपका राइट आंसर है खिचड़ी के लिए? ए, बी, सी तीनों ही आंसर आ रहे हैं। कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ बी, कुछ सी। तो ध्यान से देखिए। पहली बात तो आप ये सोचिए कि जब आप खिचड़ी बनाते हो तो किन किन चीजों को उसमें डालते हो, तो उस स्थिति को आप क्या बोलते हो? मिश्रित भोजन। मिश्रित भोजन है खिचड़ी। ठीक है, मिश्रित भोजन को, क्योंकि उसमें आप काफी चीजें मिक्स करके फिर बनाते हो, तो इसको मिश्रित भोजन बोला जाता है खिचड़ी को। दोनों नहीं होंगी, वसा से भरपूर भोजन नहीं होते उसमें, आप काफी सारे अनाज हैं उनको डालते हो उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए खिचड़ी को हम क्या बोलेंगे? मिश्रित भोजन बोलेंगे। मिश्रित भोजन होता है आपका खिचड़ी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक खुराक में क्या क्या शामिल होना चाहिए? जो दैनिक खुराक है, चाहे वो बच्चे की लगा लो, आपकी लगा लो, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? क्या उसमें अनाज होना चाहिए, दालें होनी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए? दूसरा, क्या केवल अनाज और दालें होनी चाहिए? तीसरा है केवल दालें और दूध होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो चार ऑप्शंस आपके सामने। तो बताइए हमारी जो दैनिक खुराक है उसमें हमें क्या शामिल करना चाहिए? अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां। दूसरा केवल अनाज और दालें। तीसरा केवल दालें और दूध। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग बताइए। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर आ जाएगा? सभी बच्चों ने लगभग ए आंसर दिया है, अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां। देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा। बिल्कुल सभी का ठीक है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो ऑप्शन आपका वो बिल्कुल राइट आंसर है। अनाज, दालें और पत्तेदार सब्जियां हमारी दैनिक खुराक के अंदर शामिल होनी चाहिए। तो सभी का ये ठीक है, सभी ने फर्स्ट दिया था आंसर, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो आज की क्लास का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए, प्री प्राइमरी शिक्षा का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? प्री प्राइमरी जो शिक्षा है उसका जो कार्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए?
नंबर 1, क्या वो अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, अध्यापक को केंद्र बिंदु मान के होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए बच्चे को केंद्रित मान के, या अध्यापक और बाल दोनों को केंद्र बिंदु मानना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आपका राइट आंसर है इसका। जो हमारी प्री प्राइमरी शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, क्या वो अध्यापक केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होने चाहिए, अध्यापक और बाल दोनों होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं कुछ और ही होनी चाहिए। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा। प्री प्राइमरी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। प्री प्राइमरी जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी शिक्षा प्रणाली है, वो किसको मुख्य मानती है, क्या वो अध्यापक को मानती है, या बच्चे को मानती है, या अध्यापक और बच्चे दोनों को मानती है। तो बताइए क्या आपका राइट आंसर है। ए सी यही आ रहे हैं सभी के, कुछ एक बच्चों का बी आंसर भी है। तो बिल्कुल जो आपका बी आंसर है वो राइट आंसर आ जाएगा। हमें किसको मेन बिंदु मानना है, बालक को।